Hello friends, welcome to Online Academy. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel. तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं जून से दिसंबर तक का करंट अफेयर। अगर हम मान करके चलते हैं कि यूपी का एग्ज़ाम जो है अगर मई में होता है तो जून से लेकर के अप्रैल तक के करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। ये कई पार्ट में आने वाला है, तो जिसमें जिसका सिलेबस इस तरह जो 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 चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चर्चा में चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल और ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, पुरस्कार, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये कई पार्ट में आएगा। तो पहले हम लोग राष्ट्रीय वाले सेक्शन को देखेंगे, फिर इसी क्रम में हम लोग सारा देखते जाएंगे। जिस ढंग से यूपी में अभी क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी के पैटर्न पर, उसी को ध्यान में रखते वक्त हम रख करके ही हम लोग ये सारे करंट अफेयर को कलेक्ट किए हुए हैं। इसमें 2-3 मैगज़ीन हैं और हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह के भी न्यूज़ वगैरह हम लोगों ने इसमें डाला है। तो चलिए फिर देखते हैं। उमंग ऐप, उमंग का जो ये ऐप है एक तरह से का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया। तो इसमें ये यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ए न्यू एज गवर्नमेंट, इसका जो पूरा नाम है वो ये है, जो कि भारत सरकार की एक पहल है। यह एकीकृत, सुरक्षित, बहुभाषी और विभिन्न सेवाओं का मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एनआरआई और भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। यह उमंग एक ऐप पर उपलब्ध यह भारतीय सांस्कृतिक सेवाओं के माध्यम से भारत को दुनिया में ले जाने में मदद करेगा और भारत आने के लिए विदेशी पर्यटकों में रुचि पैदा करेगा। तो ये ऐप जो है वो लॉन्च हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐप है ये उमंग ऐप। नेक्स्ट है हमारा जो रेज 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल सम्मेलन। तो मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन रेज, जिसका पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मेजबानी में 5 से 9 अक्टूबर 2020 को हुआ। इसका उद्देश्य इंटेलिजेंस के मामले में भारत के विजन व इसके रोड मैप को उद्घाटित करना था। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा व स्मार्ट मोबिलिटी, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, शायद मेंस वगैरह में भी लिखने में काम आए। आदि विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेशन व सशक्तिकरण हेतु विचारों के आदान प्रदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ज्ञान और शिक्षा में विश्व का नेतृत्व किया है तथा अब वह दुनिया को डिजिटल रूप से उपस्थित व खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये मोदी जी हमारे। तो रेज जो ये वर्चुअल सम्मेलन है ये भी ध्यान रखिएगा, अभी फ़िलहाल कहीं कोई कोरोना की वजह से कोई आ जा नहीं रहा है, तो ये भी एक फ़ायदा है, कहीं विदेश यात्रा में भी खर्च नहीं हो रहा है और फोटो सेशन वगैरह भी नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो भारत दुनिया का चौथा देश, किस मामले में है ये? भारत दुनिया का चौथा देश होगा जिसने नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ से मान्यता प्राप्त किया है। आईएमओ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की समुद्री सुरक्षा समिति ने अपने 102वें सत्र के दौरान इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन सिस्टम के एक घटक के रूप में नवंबर 2020 में मान्यता दी। वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन सिस्टम, ठीक है। भारत स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन भद्रा प्रणाली वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक 2020, 19वां नियमित शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 30 नवंबर से 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। 2017 में संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। एससीओ का है।
पहली बार जब से इसने 2017 में सदस्यता प्राप्त हुआ था भारत को, और अभी पहली बारी वर्चुअल, चूँकि वर्चुअल माध्यम में ही हुआ है, भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बैठक को ऑनलाइन संबोधित किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा नायडू सर को, कि अगर पूछ दे शायद किसने किया। सदस्य देश इसमें जो है वो है चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये नाम भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सदस्य हैं इसमें। फैक्ट फिगर ये है कि जब ये नायडू सर जब दे रहे थे भाषण, तो इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने बोला, जिसमें से कि कुछ फैक्ट ये हैं आपके सामने। इसमें 2025 तक भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2025 याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। और दूसरा जो इन्होंने फैक्ट बताया वो ये था कि भारत 29 वर्ष की औसत आयु वाला सबसे युवा देश होगा। कब तक? 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। 27-28 अक्टूबर 2020 के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा यूनेस्को के मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैब के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में दुनिया के 25 स्थलों को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया। ठीक है, 25 स्थलों को किया गया इसमें, जिसमें भारत में भी कई सारे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया क्योंकि यह बाघों की आबादी को 10 वर्षों में 0 से 54 तक पहुंचाने में सफल रहा है। ठीक है, पन्ना भारत का 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और भारत में अभी तक कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये ध्यान रखिएगा, 18 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला मास गार्डन। उत्तराखंड वन विभाग में नवनिर्मित मास गार्डन को 21 नवंबर 2020 को लोगों के लिए खोल दिया गया। तो ये उत्तराखंड में है। कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित स्मार्ट गार्डन का उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने किया। तो ये भी एक फैक्ट है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। ठीक है, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा योजना कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के तहत खुरपका ताल के पास निर्मित मास गार्डन की जुलाई 2019 में स्वीकृत एक परियोजना के तहत किया गया। इसका जो वो है उद्घाटन, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों के काई तथा अन्य ब्रायोफाइट्स का संरक्षण करना और लोगों को हमारे पर्यावरण में मांस की स्थिति और अन्य उपयोगी भूमिकाओं से अवगत कराना था। ठीक है, एक मांस एक तरह की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। इसका औषधि बनाने में बहुतायत प्रयोग होता है। तो ये पता चल गया आपको मांस क्या होता है, ये काई है। ये मांस गैर संवहनी पौधे हैं जो ब्रायोफाइटा डिवीजन से संबंधित हैं, गैर संवहनी पौधे हैं। ठीक है, तो ये इतना फैक्ट है मांस के बारे में, और ये उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान रखिएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, खुरपका ताल के पास निर्मित हुआ है ये। ठीक है, इतने सारे फैक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपग्रह EOS-01 का सफल परीक्षण। EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, 7 नवंबर 2020 को यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C49, ये C49 ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दे, से किया गया। ठीक है, इसके साथ 9 विदेशी उपग्रह, जिसमें लिथुआनिया का 1, लग्जमबर्ग का 4 और अमेरिका के 4 उपग्रह शामिल हैं, का प्रक्षेपण भी किया गया। रीसेट 2 BR2 उपग्रह का ही नाम बदलकर EOS-01 रखा गया है। ठीक है, इसमें लगा सिंथेटिक अपर्चर राडार, बादलों के पार भी देख सकता है, बादलों के पार भी देखा जा सकता है। ठीक है, यह उपग्रह सामरिक निगरानी के अलावा कृषि, वानिकी, मिट्टी की नमी, भूविज्ञान, तटीय निगरानी और बाढ़ जैसी आपदाओं हेतु उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है,
तो ये भी ध्यान रखिएगा। अलावा ये कृषि, वानिकी, मिट्टी की नमी, भूविज्ञान, तटीय निगरानी और बाढ़ जैसी आपदाओं हेतु उपयोगी सिद्ध होगा। ये अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए इसके बारे में तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा कि किस लिए यूज होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगी घोपा में। ठीक है, तो इसमें असम और जोगी घोपा, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। इस पार्क से लोगों को सीधी हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना के तहत किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पार्क होगा। ये कहाँ होगा? असम के जोगी घोपा में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड का आसन वेटलैंड रामसर साइट घोषित। ये आसन वेटलैंड है रामसर साइट उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी के तट पर स्थित आसन वेटलैंड को 16 अक्टूबर 2020 को रामसर कंजर्वेशन साइट की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 38वां और उत्तराखंड का पहला, ठीक है, रामसर साइट बन गया है। आसन वेटलैंड 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ लगभग हर वर्ष सर्दी के मौसम में 10,000 के लगभग देसी विदेशी पक्षी आते हैं। ये देखिए, ये सारे पक्षी आए हुए हैं यहाँ पे, दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आसन वेटलैंड उत्तराखंड में है, ठीक है, और रामसर साइट घोषित हुआ है। रामसर क्या है ये अभी आगे भी आएगा। भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय, ये कहाँ है? प्रधानमंत्री मोदी ने 29 सितंबर को हरिद्वार उत्तराखंड के चंडी घाट में अपनी तरह के पहले गंगा अवलोकन नामक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए एक पुस्तक रोइंग डाउन द गंगा और नए लोगों का भी विमोचन किया। लोगो, ठीक है, लोगो जो कुछ बना होता है, रोइंग डाउन द गंगा, ठीक है, ये उसको ध्यान रखिएगा। ये पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है। इस संग्रहालय की स्थापना से गंगा नदी की जैव विविधता तथा संस्कृति को समझने में सहयोग मिलेगा। गंगा अवलोकन संग्रहालय तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है तथा गंगा से जुड़ी विरासत को समझने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। सोलह नवंबर को जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जैन आचार्य, ये फैक्ट ये हैं, ये फैक्ट भी नोट कर लीजिए। स्टैच्यू ऑफ पीस अष्ट धातु से बनी 151 इंच ऊंची प्रतिमा राजस्थान के पाली जिले के जेतापुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई। तो कहाँ की गई है ये? राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया है। देखिए, मोदी जी इसमें बटन दबा रहे हैं और अनावरण हो रहा है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ये जैन आचार्य हैं और राजस्थान के पाली के जेतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में ये स्थापित किया गया है। अष्ट धातु से बना ये। नेक्स्ट देखते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर देश की सबसे लंबी सुरंग क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल चार धाम यात्रा मार्ग के प्रस्तावित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट ने 8 अक्टूबर 2020 से विस्तार लेना शुरू कर दिया है। ये जो है वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, इस प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन 17 सुरंगों से होकर गुजरेगी
कुल मिलाकर 104 किलोमीटर की दूरी ट्रेन को सुरंग में ही तय करनी पड़ेगी। यह देश की सबसे लंबी सुरंग होगी। अभी तक सबसे लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। तो देखिए ये रेल मार्ग है, ठीक है, रेल मार्ग पे सुरंगें तो कई बन रही हैं, और कोई एशिया में है, कोई वर्ल्ड में है, कोई भारत में है। तो उसमें ये ध्यान रखने वाला है कौन सा रेल मार्ग है, कौन सा राजमार्ग है। तो ये है ऋषिकेश में हरिद्वार बाईपास मार्ग के किनारे एक नया योग नगरी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। देवप्रयाग से पौड़ी जिले में पड़ने वाले जनासू स्टेशन तक 14.5 किलोमीटर लंबी डबल ट्यूब सुरंग बनाई जानी है इसमें, डबल ट्यूब, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्ट हैं जो कि अभी फिर से देख लीजिए। योग नगरी रेलवे स्टेशन एक बनेगा नया, और पौड़ी जिले जनासू स्टेशन तक ये है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, और जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। पीर पंजाल भी ध्यान रखिएगा, 125 किलोमीटर लंबी है और 17 सुरंगों से गुजरेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोनार की उल्का झील रामसर साइट घोषित। तो ये उल्का झील है लोनार का, महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का नंदूर पद्म महेश्वर पक्षी अभयारण्य के बाद दूसरा रामसर साइट है। दक्कन के पठार की ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान में स्थित लोनार झील 35 से 50,000 वर्ष पूर्व, 35,000 से 50,000 वर्ष वैसा होगा पूर्व उनके प्रभाव से ये बनी थी। झील में पानी अत्यधिक खारा और खाली है, खारी होगा इसमें, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे एनारोबिक साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में के आगरा में स्थित सूर सरोवर झील रामसर साइट भी घोषित हो चुका है। तो इसमें दो दो फैक्ट मैंने एक साथ डाल दिया है कि यूपी में भी जो आगरा में है सूर सरोवर झील भी रामसर साइट में आ गया है, और लोनार का उल्का झील भी रामसर साइट में है। इस तरह भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 41 हो गई है, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें जो फैक्ट है वो यूपी के आगरा में सूर सरोवर झील और लोनार का उल्का झील, ये सब रामसर साइट बन गए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, इसमें जो भी फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क केरल में। केरल राज्य देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्कों में से एक का निर्माण करेगा। ये गलत है, पार्कों होगा, टाइपिंग मिस्टेक है ये। जो R&D सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, परीक्षण और मूल्यांकन जैसे चिकित्सा उपकरणों के उपयोग के लिए सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 24 सितंबर 2020 को मेडिकल डिवाइस पार्क, मेड्स पार्क इसको बोल रहे हैं, मेड्स पार्क, ठीक है, की आधारशिला रखी। तो केरल में है ये, और ये सारी चीज़ें इसमें हैं, परीक्षण और मूल्यांकन चिकित्सा उपकरणों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने 8 अक्टूबर 2020 को गुजरात में रो पैक्स फेरी सेवा का ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ किया। तो ये कहाँ है? गुजरात में हुआ है। इस फेरी सेवा के द्वारा लोग समुद्र मार्ग का प्रयोग कर सकेंगे। यह फेरी सौराष्ट्र में भावनगर के घोघा शहर से सूरत के हजीरा शहर तक चलेगी, ठीक है। तो ये भावनगर के घोघा से सूरत के हजीरा तक। सड़क मार्ग से दोनों शहरों के बीच की दूरी 375 किलोमीटर है, जो समुद्र मार्ग से 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। तो इतना फ़ायदा है भारत को इससे रो पैक्स फेरी शुरू करने से, ठीक है। तो इसमें फैक्ट है घोघा हजीरा ये है, और गुजरात, बस। नेक्स्ट देखते हैं। भारत म्यांमार को सिंधुवीर पनडुब्बी सौंपेगा। तो 15 अक्टूबर 2020 को विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा की कि भारत की किलो क्लास पनडुब्बी, किलो क्लास KILO, ठीक है, किलो क्लास INS सिंधुवीर को भारत को म्यांमार नौसेना को सौंपेगा। यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी,
यह भारत की क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, ये सागर है, इस सागर को ही बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन की दृष्टि के अनुसार और भारत के सभी पड़ोसी देशों में क्षमता और आत्मनिर्भरता का निर्माण करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। मतलब ये भारत की जो वो है प्रतिबद्धता है कि आसपास के सभी देशों में क्षमता और आत्मनिर्भरता का निर्माण करना, सागर, तो उसके तहत ही ये दिया गया है। ये गौरतलब है कि यह पनडुब्बी सोवियत संघ से खरीदी गई, जिसका विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में आधुनिकीकरण किया गया है। मतलब हम इसको खरीदे दूसरे देश से हैं और फिर दूसरे को पकड़ा जाए। 2019 में भारत ने एक रक्षा सौदे के तहत म्यांमार को एक उन्नत टारपीडो सायना, ये सायना भी ध्यान रखिएगा, जो कि दे चुका है भारत, सायना की आपूर्ति की थी। मतलब भारत ने पहले म्यांमार को सायना टारपीडो दे चुका है, अभी वो सिंधुवीर पनडुब्बी देगा। ये म्यांमार है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये म्यांमार। तो ये सब इसमें सारे फैक्ट हैं। किलो क्लास पनडुब्बी सिंधुवीर और सोवियत संघ से लिया गया है, और टारपीडो सायना, ये सब सारे फैक्ट हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा ढंग से। नेक्स्ट है जो है एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण। 15 अक्टूबर 2020 को 14.5 किलोमीटर की जोजिला सुरंग के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। श्रीनगर कारगिल नेशनल हाईवे पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर यह 14.5 किलोमीटर की सुरंग निर्माणाधीन है। सुरंग की कुल लागत इतना है 6,808 करोड़ रुपए। इस सुरंग के निर्माण के पश्चात श्रीनगर घाटी और लेह के बीच द्रास और कारगिल होते हुए सभी मौसमों में उपयोगी संपर्क मिलेगा। द्रास और कारगिल, और ये श्रीनगर घाटी में लेह के बीच में है, श्रीनगर घाटी और लेह के बीच में, ठीक है। सुरंग बनने के बाद जोजिला दर्रे को पार करने में मात्र 15 मिनट लगेंगे। पहले यह 3 घंटे का समय लगता था यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो फैक्ट है वो देख लीजिए एक बार ढंग से। श्रीनगर से लेह के बीच में द्रास और कारगिल होते हुए जाएगी ये, 15 मिनट का समय लगेगा, जोजिला दर्रे में है, ठीक है। 14.5 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने की परियोजना गुजरात में स्थापित होगी। गुजरात सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 को गुजरात के तापी के दोसवाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वेदांत समूह, गुजरात के तापी और दोसवाड़ा, ये सारे फैक्ट हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया। तो ये है हमारा अटल टनल, देख रहा है, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, इसका जो गेट है। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित किया। 9.202 किलोमीटर लंबी टनल मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से। इससे पहले यह घाटी हर साल लगभग 6 महीने के लिए भारी बर्फबारी के कारण अलग थलग रहती थी। इस परियोजना की घोषणा जून 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 3200 करोड़ रुपए की लागत से सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। ये ध्यान रखिए, ये राजमार्ग टनल है। यह मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर और समय को 4 से 5 घंटे तक कम करेगी। तो इसमें ये सारे फैक्ट हैं जो BRO ने बनाया है, मनाली और लेह के बीच, ठीक है। सबसे लंबी राजमार्ग टनल है ये, इतने सारे फैक्ट हैं। 9.02 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित छोटी ट्रेन का उद्घाटन।
तो छोटी ट्रेन है ये। 2 नवंबर 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया। ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा संचालित 2.5 किलोमीटर छोटा या रेलवे ट्रैक यात्रियों को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाएगा। तो ये मतलब पर्यटन के उद्देश्य से ही किया गया ये। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे ने 14 जुलाई 2017 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से अपनी पहली सौर ऊर्जा संचालित पहली डेमू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला से हरियाणा के फारूक नगर तक चलाई थी। मतलब जो ये है आपका सौर ऊर्जा से संचालित, ये पहले चल चुकी है, ये बड़ी ट्रेन थी। अभी जो चली है वो छोटी ट्रेन है। तो इसमें यही जो फैक्ट है वो 2.5 किलोमीटर है, केरल में है कि वेल्ली टूरिस्ट विलेज, और पहले जो चल चुकी है वो दिल्ली के सराय रोहिल्ला से हरियाणा के फारूक नगर तक। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित। नेक्स्ट देखते हैं, देश के पहले 2 जैविक मसाला बीज पार्क गुजरात में स्थापित होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नाबार्ड समर्थित ऑर्गेनिक मसालों के बीज पार्क के लिए 2 किसान उत्पादक संगठनों को स्वीकृति पत्र जारी किया है। ठीक है, ऑर्गेनिक मसाला, जैविक मसाला मतलब ऑर्गेनिक मसाला, जैसा कि आजकल ऑर्गेनिक सब कुछ चल रहा है। 5 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतला ने इन पार्कों को यह है उसके स्थापना हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने की घोषणा की। टाइपिंग मिस्टेक है ये। यह 2 जैविक मसाला बीज पार्क भारत और विदेश दोनों में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सौंफ और जीरा के लिए क्रमशः बनासकांठा और पाटन जिले, सौंफ के लिए बनासकांठा और जीरा के लिए पाटन जिले में बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये जो है सौंफ के लिए बनासकांठा और जीरा के लिए पाटन, मतलब सौंफ और जीरा के लिए 2 जैविक मसाला बीज पार्क गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बनासकांठा और पाटन जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड के सहयोग से आइए। बिहार का काबरताल झील रामसर साइट घोषित हो गया है। बिहार के बेगूसराय स्थित काबरताल झील को रामसर साइट की सूची में 16 अक्टूबर 2020 को शामिल किया गया। बिहार का पहला रामसर साइट है ये। इसके साथ देश के कुल रामसर साइटों की संख्या 39 ये हो गई है। ये देखिए बेगूसराय में है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर है रामसर क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था, बाद में बताऊंगा। रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ 1971 में आर्द्र भूमि को बचाने के लिए बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें कई देशों ने झीलों को बचाने का संकल्प लिया था। तभी से इसे रामसर साइट कहा जाने लगा। ठीक है, कांवरताल झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी एक फैक्ट है। तो इसमें जो फैक्ट है वो बेगूसराय काबरताल झील, जिसको कांवर झील भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, ये भी एक फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केरल भारत का सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला राज्य होगा। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 12 अक्टूबर 2020 को घोषणा की कि केरल अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम और हाईटेक लैब वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट, जो पहला जो डिजिटल होने वाला पहला राज्य सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में केरल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली सी प्लेन सेवा का प्रारंभ। देश की में पहली सी प्लेन सेवा अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले में केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच 31 अक्टूबर 2020 सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस से शुरू की गई। ठीक है, तो ये साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक है। ठीक है, इस पहली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट द्वारा किया गया है।
सी प्लेन ऐसे छोटे एम्फीबियस विमानों को कहा गया है जो छोटी हवाई पट्टी व पानी दोनों से उड़ान भरने व लैंडिंग में सक्षम है। यह अन्य विमानों के मुकाबले काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है। 19 सीटर सी प्लेन सेवाएं शुरू होने से तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। निजी क्षेत्र की स्पाइस जेट ने 18 सी प्लेन रूट के अधिकार अब तक प्राप्त कर लिए हैं। तो इसमें जो फैक्ट है वो यही है, साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले में केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्पाइस जेट द्वारा ये किया गया है। एम्फीबियस विमान है, मतलब हवाई पट्टी पर भी चल पाएगा और पानी में भी, जल थल। और ये 19 सीटर है और 18 सी प्लेन रूट का अधिकार मिल चुका है स्पाइस जेट को। ये इतने फैक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पुडुचेरी देश का पहला हवाई अड्डा बना। तो ये देखिए पुडुचेरी का हवाई अड्डा है जो दिख रहा है, ये यहाँ पर जो है वो सौर पैनल लगे हुए हैं इसमें। तो ये 2 अक्टूबर 2020 को 2.8 करोड़ की लागत के साथ 500 KWP जमीन पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया। पूरी तरह से बिजली तटस्थ होने के साथ पुडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी संपूर्ण बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। इसमें लगे हुए हैं हर जगह सौर पैनल। तो ये पहला हो गया है, ये सारे फैक्ट इसमें हैं। पुडुचेरी को ध्यान रखिएगा, पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है और ये सारे फैक्ट हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम की मिर्ची को जीआई टैग। सिक्किम में उगाई जाने वाली दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक डल्ले खुरसानी अर्थात लाल चेरी मिर्च ने 3 अक्टूबर 2020 को भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जीआई टैग का मतलब होता है। रेड चेरी पेपर, शिमला मिर्च, वार्षिक वार्स सेरेसी फॉर्म, जिसे स्थानीय रूप से सिक्किम में डल्ले खुरासानी के रूप में जाना जाता है, को अपने अनोखे स्वाद और उच्च तीखेपन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसमें विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन ई ये प्राप्त होता है, सी, ए और ई। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। गौरतलब है कि मिर्च के तीखापन का पता लगाने के लिए स्कोविल पैमाना, स्कोविल हीट यूनिट, SHU, इसका यूज़ किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। सिक्किम के लिए जीआई टैग अर्जित करने वाला यह तीसरा उत्पाद है। इससे पहले सिक्किम को बड़ी इलायची और दार्जिलिंग चाय के लिए जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें जो फैक्ट है वो डल्ले खुरासानी नाम है इस मिर्च का। ठीक है, और जो है इसमें सी, विटामिन सी, ए और ई, ये 3 विटामिन हैं। और जो तीखापन मिर्च का है उसको पता लगाने के लिए स्कोविल पैमाना का यूज़ किया जाता है। और इससे पहले भी 2 चीज़ों को ये मिल चुका है, बड़ी इलायची और दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग, जो सिक्किम से संबंधित है। ये तीसरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में अभी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेशनल वाले पार्ट को, फिर उसके बाद अगला पार्ट आता जाएगा और देखते रहिएगा इसमें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।